किया गया कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के जांघ से वैश्य की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ये 4 व्यवस्थाएं स्थापित थे हमारे यहाँ शुरुआती समय, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये चारों व्यवस्थाएं जब थे, यह व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार दिया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि वंशानुगत नहीं था। ऋग्वैदिक समय में जो खास करके हम बातें कर रहे हैं 1500 से 1000 BC में, इस समय ये व्यवस्थाएं थी। व्यवस्थाएं कहने का मतलब होता है कि कोई भी हम काम करते हैं तो उन कामों को करने के लिए एक व्यवस्थापक चाहिए, एक व्यवस्थापक चाहिए। अब वो व्यक्ति, वो संस्था की जिम्मेवारी होती है कि उन कामों को करके देखे। ये कंप्लीट रूप से योग्यता पर निर्भर करता था। कोई भी व्यक्ति जिसे अगर वैदिक साहित्यों की जानकारी है, वेदों की जानकारी है, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण कहला सकता था। कोई व्यक्ति जो होता था सुरक्षा से संबंधित कार्य करता था, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। अब इन चारों व्यवस्थाओं में हम देखें तो चारों व्यवस्थाओं की अपनी अलग अलग भूमिका थी। ब्राह्मण का देखेंगे तो इनका जो मुख्य रूप से पेशा होता था ब्राह्मण का अर्थ ही होता है जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी है। क्योंकि इनका जो काम होता था, विभिन्न प्रकार के जो वैदिक ग्रंथ होते थे, वैदिक साहित्य थे, उन खास करके जो ऋग्वेद थे, इस समय उन वैदिक साहित्यों का अध्ययन करके उसे आने वाली जो पीढ़ी थी उस पीढ़ी को सिखाया। यानी देखें तो इनका जो फंक्शन होता था समाज में अध्ययन और अध्यापन करना। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता था बशर्ते कि उसे वैदिक साहित्य जो थे, वेद थे, इन वेदों की जानकारी हो। अगर किसी भी व्यक्ति के पास, अगर मान लीजिए ब्राह्मण का पुत्र ही है और उसे वैदिक साहित्य की जानकारी नहीं है, वेदों की जानकारी नहीं है, तो वह नहीं कहलाता था। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद के एक मंडल में एक व्यक्ति उल्लेख करते हुए कहता भी है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिताजी वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली एक गृहिणी है। यानी जो व्यक्ति उस परिवार में थे और जिनकी जिस प्रकार के कार्य पेशा से वो जुड़े हुए थे, जो उनकी योग्यताएं थी, उनकी पहचान उसी कार्य प्रणाली, उन्हीं कार्य पेशा के आधार पर की जाती थी। क्लियर? ये ब्राह्मण, इनका मुख्य रूप से काम होता था अध्ययन और अध्यापन करना। क्षत्रिय इनका काम होता था देश की, राज्य की सुरक्षा करना। जो उस समय की संरचनाएं हमारी विद्यमान थी, जो भी हमारे उस समय के राज्य थे, राष्ट्र थे, उसकी सुरक्षा करना। शत्रुओं से, विभिन्न अलग अलग प्रकार की चीजों से सुरक्षा, उस राज्य की सुरक्षा करने की जो जिम्मेवारी होती थी वो क्षत्रिय पर होती थी। तीसरा जो देख रहे हैं वैश्य, इनकी जो जिम्मेवारी होती थी, ये मुख्य रूप से व्यापार वाणिज्य को संभाला करते थे। व्यापार वाणिज्य करना इनका पेशा होता था, उद्योग धंधे से संबंधित ये काम, क्रियाकलाप किया करते थे। चौथा हम जो देख रहे हैं शूद्र, ये जो देख रहे हैं शूद्र, इनकी जो जिम्मेवारी होती थी इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कि इन तीनों के ही उनके कार्यों में सहयोग उपलब्ध कराना, इन तीनों को उनके कार्यों में सहयोग उपलब्ध कराने वाला ही व्यक्ति शूद्र कहलाता था। अब ये जो कंप्लीट रूप से हम देख रहे थे कि इस समय ऋग्वैदिक काल का जो समय था, ऋग्वैदिक काल का जो फेज था, उस समय में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था के तहत ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण के जो पुत्र होते थे वो भी ब्राह्मण ही कहलाएंगे या शूद्र के जो पुत्र होंगे वो शूद्र ही कहलाएंगे। जिस व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार की योग्यता विद्यमान रहेगी और उन्हीं योग्यताओं को देखते हुए उस व्यक्ति को उस वर्ण में स्थापित कर दिया जाएगा, उस वर्ण से उसकी पहचान बन जाएगी। यदि कोई व्यक्ति है और वो वैदिक शिक्षा को ग्रहण कर रखा है, वेदों का अध्ययन कर रखा है, वेदों की जानकारी है, तो वो व्यक्ति अब समाज में स्वयं को ब्राह्मण के रूप में स्थापित कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति था जो समाज की, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों में संलग्न रहता था या उस प्रकार के क्रियाकलापों को संपादित कर रहा होता था, तो वो व्यक्ति क्षत्रिय कहला सकता था। यदि कोई व्यक्ति था अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप कंप्लीट रूप से समय, ऊर्जा जो होता था उद्योग धंधे में ही संलग्न रखता था, तो वो व्यक्ति वैश्य कहलाता था। और ये व्यक्ति जो होता था इन तीनों के ही कार्यों में, जैसे कि मान लीजिए ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को अब गुरुकुल वगैरह वैदिक शिक्षा संचालित करना है, तो इसके साथ साथ उन्हें कुछ बहुत प्रकार के नॉन टीचिंग हैंड भी तो रखने होंगे। तो ये शूद्र क्या करते थे, उन्हें नॉन टीचिंग हैंड की तरह से काम करते थे। राजा है, राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ ऐसे और भी तो बहुत चीजें होंगी उस कार्यक्रम में जो राजा को उन कार्यों को करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये काम शूद्रों के द्वारा किया जाता था। क्लियर? ये ऋग्वैदिक काल का फेज था। ऋग्वैदिक काल में हम देख रहे हैं कि सब के सब पैरेलल थे, यानी 1000 से लेकर के 1500 से लेकर के हम देखेंगे 1000
1500 से लेकर 1000 तक, और फिर इधर देख रहे हैं 1000 से लेकर 600 यानी उत्तर वैदिक। हम ऋग्वैदिक काल में देख रहे हैं कि ये सारे के चारों जो वर्ण व्यवस्था थी, इन चारों वर्ण व्यवस्था इक्वल थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं, पहुंचते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता के अनुसार स्थापित की गई थी, अब वो योग्यता के स्थान पे काफी हद तक हम लोग देखेंगे कि वंशानुगत आधार पर में तब्दील हो गया। और ये जो देख रहे हैं अब इनकी स्थान एक तरीके से इसमें पैरेलल थी। अब उत्तर वैदिक काल में आकर देख रहे हैं कि इस वर्ण व्यवस्था में शूद्र जो थे, शूद्र इस पैदा में सबसे निचले स्तर पे आ जाते हैं, और सबसे ऊपर स्तर पर देख रहे हैं इस संरचना में ब्राह्मण आ जाते हैं। ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, तब वैश्य और शूद्र। ये जो सीन आप देख रहे हैं ये उत्तर वैदिक काल का था। बट ऋग्वैदिक काल में देख रहे हैं कि ये सब के सब पैरेलल थे। क्लियर? और मुख्य रूप से देखें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इस वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख किया गया था।